फवाद घबराना नहीं है, सुहेल घबराना नहीं है। तफरी करें लेकिन घबराएं नहीं, एक वक्त आएगा, मौका ज़रूर मिलेगा। फवाद आलम बैटिंग ऑलराउंडर है, खुदारा ऐसे टैलेंट को ज़ाया ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम चैम्पियन के साथ मैं हूं असगर अजीम। नाज़रीन, बिल आखिर वो वक्त आ गया जिसका पाकिस्तान को इंतज़ार था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिसने 6 हफ्ते तकरीबन इंग्लैंड में गुजारे और वहाँ पे उन्होंने ना सिर्फ साइड मैचेस खेले, प्रैक्टिस मैचेस खेले, उनके कोरोना टेस्ट भी हुए, तमाम बायोसिक्योर माहौल में रहते हुए 6 हफ्ते गुजारने के बाद 5 अगस्त का दिन भी आ गया जब पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला टेस्ट खेला जाना था। और आज पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। जब गुज़िश्ता रोज़ अजहर अली ने, जो कि कैप्टन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, फाइनल 16 का ऐलान किया था तो उसमें सुहेल खान भी मौजूद थे और फवाद आलम और सरफराज अहमद भी मौजूद थे। लेकिन जब आज टॉस के वक्त टीम का ऐलान हुआ तो फाइनल 11 में न सरफराज थे, न सुहेल और ना ही फवाद आलम। ये बात तो तय है कि सरफराज रिजवान के होते हुए अब शायद ना खेलें और ये जहन भी बनाया गया कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रिजवान है। लेकिन सुहेल, जिन्होंने साइड मैचेस में, प्रैक्टिस मैचेस में, आपस में खेले जाने वाले मैचेस में 2 मैचों में 5-5 विकेटें लेकर अपनी फॉर्म, अपनी फिटनेस साबित की और ये घंटी बजाई कि मुझे 2016 के बाद अब टेस्ट क्रिकेट में वापस आना है, मैं अहलियत रखता हूँ। एतराफ़ किया बॉलिंग कोच ने इस बात का, एतराफ़ किया मिसबाहुल हक ने, एतराफ़ किया कप्तान अजहर अली ने। लेकिन जब फाइनल 11 का ऐलान हुआ तो सुहेल उसमें शामिल नहीं थे। फवाद आलम के बारे में उम्मीद थी कि इस बार उनका जो 10 साल का गैप है, 3 टेस्ट खेले फवाद आलम ने इससे पहले और 3 टेस्ट में 250 रन उसने बनाए। 41 की औसत है फवाद की। फिर न जाने इस बच्चे को किस बात की सज़ा दी जा रही है कि मुसलसल इसे इग्नोर किया जा रहा है। 10 साल के बाद जब श्रीलंका के अगेंस्ट इन्हें बुलाया गया तो बेंच पे बिठाया गया, फिर बांग्लादेश के अगेंस्ट भी इन्हें टीम में लिया गया, लेकिन ये बेंच पे बैठे रहे। इस बार उम्मीद थी कि ये टीम में होंगे, फाइनल 11 में होंगे, लेकिन इस बार भी इन्हें बेंच पे ही बिठाया गया। समझ में नहीं आता फवाद आलम के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। बहरहाल फाइनल 11 का जब ऐलान हुआ और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया तो शुरू में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। हमारे ओपनर शान मसूद और आबिद अली पे वो एतमाद नज़र नहीं आया जिसका खदशा यूनुस खान पहले ही कर चुके थे। यूनुस ने कहा कि मेरी बैटिंग कोचिंग का जो असर है वो इस सीरीज़ में हो सकता है नज़र ना आए, लेकिन इससे हमारे बल्लेबाजों की उम्रें बढ़ जाएंगी, उनका क्रिकेट कैरियर बढ़ जाएगा। हमने देखा कि जब दोनों ओपनर क्रीज पर आए, गो के विकेट में थोड़ी नमी थी, बारिश उससे पहले हुई थी और बारिश की पेशन गोई जो वो पहले से मौजूद थी, तो हमारे दोनों ओपनर घबराए थे। दोनों जो है इंग्लैंड के बॉलर्स का सामना नहीं कर पा रहे थे। हमारे एडिसन और ब्रॉड, ये दोनों वो बॉलर थे जिन्होंने 90 तोली बॉलिंग की, जिसकी वजह से शान मसूद भी ज़रा कंट्रोल में रहे और आबिद अली बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे और वो मुकम्मल तौर पर खेल नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर बॉलिंग चेंज होती है, बॉलिंग चेंज होने के बाद आर्चर आते हैं और आर्चर अपने पहले ही ओवर में वो उनकी गेंद का सामना आबिद अली नहीं कर पाते और आबिद अली बोल्ड हो जाते हैं। इसके बाद कप्तान अजहर अली 1 डाउन पे आते हैं। अजहर अली जो कि पाकिस्तान में इन फॉर्म थे, लेकिन इंग्लैंड जाने के बाद वो एक बार फिर आउट ऑफ फॉर्म हो गए। अजहर अली ज़्यादा देर विकेट पे नहीं ठहर सके और पवेलियन लौट गए। इनकी विकेट जो है वो वॉक्स ने हासिल की। इस तरह पाकिस्तान टीम जो है वो 43 रन पे 2 विकेटें गंवा चुका था। बारिश एक बार फिर बीच में आ गई, मैच से शुरू होने से पहले बारिश, और फिर बारिश हुई लंच ब्रेक से पहले और मैच मुतासिर हुआ, जिसके बाद सूरत हाल ये हो गई कि ऐसा लग रहा था कि मैच हो या ना हो। काफ़ी गैप के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद मैच फिर शुरू हुआ और उसके बाद अजहर अली
के आउट होने के बाद जो है वो बाबर आजम आए, और बाबर आजम के साथ शान मसूद जो कि इंतहाई मोहतात अंदाज से बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने जो है बड़ा साथ दिया बाबर का, और बाबर ने अपना नेचुरल स्टाइल अपनाया और इनिंग को आगे बढ़ाना शुरू किया। जब इनिंग थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो एक बार फिर बारिश बीच में आ जाती है और मैच फिर रोक दिया जाता है। मैच के बाद जब दोबारा जब मैच शुरू होता है तो उस वक्त ये पैगाम आता है मैनेजमेंट की जानिब से कि मैच जो है वो पाकिस्तान वक्त के मुताबिक रात 11 बजे तक जारी रहेगा और इंग्लैंड के वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे तक। लेकिन फिर बेड लाइट हो जाती है और मैच ख़त्म कर दिया जाता है। इस दौरान पाकिस्तान ने 139 रन बनाए और उसकी 2 विकेटें दो विकेटें उसने गंवाई। लेकिन एक बात यहाँ पे जो करने की है वो ये है कि जो बैटिंग औसत है, जो हमारा रन रेट निकला वो बहुत ही कम है, तो तकरीबन 2.89 की औसत आई, जो कि आगे जाकर पाकिस्तान के लिए मसाइल खड़े कर सकती है। इस तरफ बार बार पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट की निशानदेही कराई गई कि जो हमारे बैटिंग औसत है, जो साइड मैचेस में बैटिंग की जा रही थी, वही औसत यहाँ नज़र आई, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम मुश्किलात में घिर सकती है। तो जिसके बाद जो है हमने ये ज़रूर देखा कि बाबर आजम की कोशिश थी कि वो थोड़ा सा तेज़ खेले और उन्होंने 100 गेंदों पे जो है वो 60 रन बनाए, लेकिन शान मसूद बहुत ज़्यादा स्लो खेले, बहुत ज़्यादा सुस्त रहे और उन्होंने 152 गेंदों पर 46 रन बनाए, जिससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि आने वाले जो बल्लेबाज होंगे, गो कि ये टेस्ट मैच है, लेकिन आज की जदीद क्रिकेट में इतनी स्लो बैटिंग का कोई जवाब नहीं बनता। तो आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। अगर आप अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे तभी आप इंग्लैंड को कवर कर सकते हैं। तो ये जो सूरत हाल आज पहले दिन की हमारे पास सामने आई, बारिश की नज़र जो मैच हुआ, ये पहला दिन हुआ और उसके बाद जो टोटल जो हमने ओवर खेले वो 49 ओवर्स खेले, यानी कि 41 ओवर का मैच नहीं हुआ। तो सूरत हाल अब यह है कि दूसरे दिन जो है सूरत हाल क्या होगी, पाकिस्तान के बल्लेबाजों को जब वो बैटिंग के लिए आएंगे तो उन्हें अपनी विकेट बचाने के साथ साथ थोड़ा तेज़ खेलना होगा, रन रेट को बढ़ाना होगा। गो के इंग्लैंड के बॉलर इन फॉर्म हैं, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट इंग्लैंड के बॉलर के साथ साथ उसके बल्लेबाज भी इन फॉर्म है, उन्हें एक बेनिफिट ज़रूर मौजूद है। लेकिन हम समझते हैं कि पाकिस्तान टीम में बड़ा दमखम है, वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं और कम से कम 300 प्लस स्कोर तो पाकिस्तान को करना ही होगा अगर वो चाहते हैं कि मैच 5वें दिन तक जाए या वो इसमें किसी लेवल पे मैच को देखें, अपने आप को इक्वल लेकर आना चाहते हैं तो 300 प्लस मैच रन इन्हें करना होगा। अब बात एक बार फिर मैं करूँगा फवाद आलम की, तो मैं फवाद और सुहेल दोनों से ये कहूँगा कि फवाद घबराना नहीं है, सुहेल घबराना नहीं है। ये पिकनिक के तौर पर तुम्हें लेकर गए हैं, तुम्हें पिकनिक करा रहे हैं, तुम्हारे पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तुम्हें घुमा फिरा रहे हैं, तफरी करें, लेकिन घबराएं नहीं। एक वक्त आएगा, मौका ज़रूर मिलेगा और उस मौके को कैश करना अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए ये आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। मुझे हैरत है कि यूनुस खान बार बार फवाद आलम के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे और एज ए बैटिंग कोच भी उन्होंने कहा कि फवाद को मौका मिलना चाहिए, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर जो है फवाद प्लेइंग 11 में नहीं थे, जिसकी वजह शादाब खान की टीम में शमूलियत है। 2 स्पिनर से जाने का फैसला पाकिस्तान ने किया और यासिर के साथ शादाब को इन किया। शादाब को आई थिंक कि उसको एज ए ऑलराउंडर भी उन्होंने काउंट किया, क्योंकि शादाब पिछले न्यूजीलैंड के सीरीज़ में 2 अच्छी इनिंग खेल चुके थे। लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट ये भूल गई कि फवाद आलम बैटिंग ऑलराउंडर है। फवाद आलम ने डोमेस्टिक में 44 विकेटें ली हैं। फवाद आलम ने अपने 3 टेस्ट में भी बॉलिंग की थी, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं कि आप फवाद को एज ए ऑलराउंडर ना ट्राई करें और उसे मौका ना दें। ना जाने किस बात का बदला लिया जा रहा है। पहले आप उसको टीम में नहीं ले रहे थे, पहले वो आपकी गिनती में नहीं था, अब गिनती में आया तो एतमाद में नहीं है। खुदारा ऐसे टैलेंट को ज़ाया ना करें। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट से हमारी गुजारिश है कि अगर आज आप इस तरह से टैलेंट को ज़ाया करेंगे तो याद रखिए कि कल ये किसी और के साथ भी हो सकता है और पाकिस्तान क्रिकेट जो है उसका नुकसान बराह रास्त पाकिस्तान क्रिकेट को होगा। तो या तो आप प्लेयर को अब उस कैटेगरी में लाए ना, किसी को 10 साल के बाद अगर आप बुलाते हैं तो आप अपनी जगह खुद फवाद आलम की जगह मिसबा आप सोचें, यूनुस खान आप सोचें, अज़हर अली आप सोचें, आप भी इस
क्राइसिस से गुजर चुके हैं कि अगर आप फवाद की जगह होते तो उस वक्त आपके जहनी सूरत हाल क्या होती, आप कितने डिस्टर्ब होते। मिसबा आपने तो बहुत लंबा पीरियड गुजारा है, आपको तो सज़ा दी गई थी, आपको तो कमबैक ही नहीं हो रहा था, फिर भी आपके दिल में वो बात नहीं आती, आप अपने तजर्बे से भी नहीं सीख रहे। यूनुस आपने तो एक वक्त में ये भी कहा था कि क्या करूं, अपने आप को गोली मार लूं, जब आपको नहीं खिलाया जा रहा था, याद है आपको। तो आप सोचें कि फवाद के साथ क्या हो रहा है, इसके साथ ये सुलूक क्यों किया जा रहा है। क्या कल को फवाद भी ये बोले कि मैं अपने आप को गोली मार लूँ? क्या फवाद भी ये बोले कि मैं किसी और मुल्क के लिए खेल लूँ? उसकी क्रिकेट बची कितनी है, 2-3 साल और बची है। लेकिन कोशिश करें कि आप किसी का हक ना मारें, फवाद आलम जैसे टैलेंट को ज़ाया ना करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।